डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। हमें फाइनल ईयर हिस्ट्री में जो आपका भारत का राजनीतिक इतिहास वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें जो ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत चार्टर एक्ट, यूरोपीय कंपनियों के चार्टर के बारे में जो आपका टॉपिक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी देश के संविधान की रचना एक लंबे समय किए गए प्रयासों का परिणाम होती है, एक सतत विकास का परिणाम होती है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को देखें तो सन 1599 ईस्वी से ये शुरू होता है। उसी समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई, जब महारानी एलिजाबेथ ने एक राजलेख के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया। इसे 1599 ईस्वी का चार्टर भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासक के द्वारा कंपनी को व्यापार हेतु जो जारी राजपत्र या आज्ञा पत्र था, वही चार्टर था। और इस राजलेख के द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों में व्यापार का एकमेव स्वामित्व सौंपा गया था। कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। फिर 1726 के राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की शक्ति सौंप दी गई। और 1726 के चार्टर के द्वारा भारत स्थित कंपनी को नियम, उपनियम और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। अब चार्टर एक्ट बने क्यों? क्योंकि ब्रिटेन सरकार अपने विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना चाहती थी, इसलिए ये चार्टर एक्ट बनाए गए थे। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। कंपनी के शासन पर इसके द्वारा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता प्रदान की गई थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी गई थी। इस एक्ट के द्वारा मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था, उसका नियंत्रण अपूर्व था। अब मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। संपूर्ण जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, इसका प्रशासन और सैनिक शक्ति इसी सरकार में निहित थी। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ही संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रशासन और सैनिक शक्ति को संभालती थी। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्प्रे थे और अन्य थे 3 हाइड, लेमेंस्टर और चैम्बर्स। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, अब वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जिसे कि गवर्नर जनरल कहा जाता था, के अधीन हो गए थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और भी ज़्यादा प्रभावी हो गया था। अब कंपनी को भारत में जो इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया था।
यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अपूर्व अधिकार दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने ट्राई किया था एक ईमानदार शासन के आधारभूत सिद्धांत को निश्चित करने का। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको फोर्ट विलियम बस्ती के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की भी शक्ति प्राप्त थी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था और इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। धन्यवाद।